हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर 11 स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ हीट अर्थात ऊष्मा की अवधारणा एवं द्वितीय टॉपिक रहेगा इंटरनल एनर्जी अर्थात आंतरिक ऊर्जा। कंसेप्ट ऑफ हीट, ऊष्मा की अवधारणा। ऊष्मा की अवधारणा जब हम पढ़ेंगे तो सर्वप्रथम हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि इसकी परिभाषा क्या होती है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का एक रूप है जिसे हम कार्य के रूप में प्राप्त करते हैं, विच कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू वर्क। अर्थात ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जिसे हम कार्य के रूप में प्राप्त करते हैं और इसे हम प्रदर्शित करते हैं किसके द्वारा? सराउंडिंग्स के ऊपर हुए प्रभाव के द्वारा हम इसे प्रदर्शित करते हैं। अर्थात परिपार्श्विक पर क्या प्रभाव उत्पन्न हुआ है उसके द्वारा हम ऊष्मा को प्रदर्शित करते हैं। इट्स इफेक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, और इसके प्रभाव को हम ताप के रूप में पढ़ते हैं। ऊष्मा का प्रवाह अर्थात हीट फ्लो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर होता है, अर्थात उच्च तापक्रम से निम्न तापक्रम की ओर होता है। हीट कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क। ऊष्मा जो है वो पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं हो सकती जब तक कि परिपार्श्विक एवं तंत्र में कोई स्थायी परिवर्तन ना हो। यदि परिपार्श्विक एवं तंत्र में कोई स्थायी परिवर्तन होता है तो ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इट इज़ द एल्जेब्रिक क्वांटिटी, यह एक बीजीय राशि है। बीजीय राशि का क्या मतलब है? अर्थात ऐसी राशियाँ जिनको जोड़ा भी जा सकता है अर्थात ऐड किया जा सकता है, घटाया जा सकता है अर्थात सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है, और गुणा भाग भी मल्टीप्लाई और डिवाइड भी किया जा सकता है। ठीक है, तो अर्थात ऊष्मा जो है यह एक बीजीय राशि है, अर्थात यह एक एल्जेब्रिक क्वांटिटी है। इफ सिस्टम एब्जॉर्ब्स हीट, यदि तंत्र ऊष्मा का अवशोषण करता है यानी तंत्र परिपार्श्विक से ऊष्मा का अवशोषण करता है तो वह हीट अर्थात उस Q का मान हमेशा पॉजिटिव होगा अर्थात धनात्मक होगा। यदि तंत्र ऊष्मा का उत्सर्जन करता है, इफ द सिस्टम एक्सपेल्स हीट, अर्थात एक्सपेल्स यानी एमिशन, एमिशन यानी उत्सर्जन, अर्थात तंत्र यदि ऊष्मा का उत्सर्जन करता है अर्थात यदि तंत्र ऊष्मा को सराउंडिंग को दे देता है, परिपार्श्विक को दे देता है, तो उस ऊष्मा को हम हमेशा नेगेटिव अर्थात ऋणात्मक मान के रूप में या ऋणात्मक चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। अब हम आते हैं एनर्जी पे, ऊर्जा पे। सर्वप्रथम ऊर्जा की परिभाषा। ऊर्जा क्या है? किसी भी तंत्र के द्वारा कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। प्रत्येक सिस्टम में एक निश्चित अमाउंट में ऊर्जा होती है, अर्थात प्रत्येक तंत्र में एक निश्चित अमाउंट की ऊर्जा होती है, निश्चित मात्रा में ऊर्जा उपस्थित होती है। ऊर्जा दो प्रकार की होती है, काइनेटिक एनर्जी, एक एक्सटर्नल एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी, बाह्य ऊर्जा एवं आंतरिक ऊर्जा। अब हम पढ़ते हैं बाह्य ऊर्जा, एक्सटर्नल एनर्जी। एक्सटर्नल एनर्जी जो है वह किसी भी तंत्र की गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है, अर्थात इट इज़ द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। अब जो स्थितिज ऊर्जा है वो किस किस रूप में हो सकती है? यदि तंत्र किसी विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा हुआ है, तो वह स्थितिज ऊर्जा किस रूप में होगी? विद्युत ऊर्जा के रूप में होगी, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में होगी। यदि तंत्र किसी गुरुत्वीय क्षेत्र में रखा हुआ है तो वह स्थितिज ऊर्जा किस रूप में होगी? वह स्थितिज ऊर्जा गुरुत्वीय ऊर्जा के रूप में होगी। और यदि तंत्र किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है तो वह स्थितिज ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा के रूप में परिलक्षित होती है। परंतु जो एक्सटर्नल एनर्जी है अर्थात
जो बाह्य ऊर्जा है इसका थर्मोडायनेमिक्स में कोई यूज़ नहीं है, ऊष्मागतिकी में इसका कोई उपयोग नहीं है। अतः हम बाह्य ऊर्जा को थर्मोडायनेमिक्स में नहीं पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हम हमेशा आंतरिक ऊर्जा की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा जो है वो किसी भी तंत्र में उपस्थित जो पदार्थ हैं उन पदार्थ में उपस्थित अणुओं की ट्रांसलेशनल एनर्जी अर्थात स्थानांतरण ऊर्जा, रोटेशनल एनर्जी अर्थात घूर्णन ऊर्जा एवं वाइब्रेशनल एनर्जी अर्थात कंपन ऊर्जा के योग के बराबर होती है। अर्थात किसी भी तंत्र में उपस्थित पदार्थ के अणुओं की स्थानांतरण ऊर्जा, घूर्णन ऊर्जा एवं कंपन ऊर्जाओं के योग के बराबर उस तंत्र की आंतरिक ऊर्जा होती है। और यह जो आंतरिक ऊर्जा है यह उस पदार्थ में उपस्थित अणुओं में जो है उनके न्यूक्लियस एवं इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण की प्रक्रियाएं होती है, इंटरैक्शंस होती हैं, उन पर भी निर्भर करती है। एवं इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ई। ये है प्रतीक ई के द्वारा, इसे सिंबल प्रतीक ई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे जूल अथवा किलो जूल के रूप में ज्ञात, इसकी जो मात्रक है इसे जूल अथवा किलो जूल के रूप में मापा जाता है। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स ऑन द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस। किसी भी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा उस तंत्र में उपस्थित पदार्थ की केमिकल नेचर, रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करती है। और किसी भी पदार्थ की रासायनिक प्रकृति किस पर निर्भर करती है? उस तंत्र की आंतरिक संरचना पर निर्भर करती है, अर्थात उस पदार्थ की आंतरिक संरचना पर निर्भर करती है एवं उसके संगठन यानी कॉम्पोजिशन पर निर्भर करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा उस तंत्र की आंतरिक संरचना, उस तंत्र में उपस्थित पदार्थ की आंतरिक संरचना या अणुओं की अथवा परमाणुओं की आंतरिक संरचना एवं उन अणुओं अथवा परमाणुओं के संगठन, रासायनिक संगठन पर निर्भर करती है तथा साथ ही साथ तंत्र के ताप, तंत्र के दाब और तंत्र के आयतन पर भी निर्भर करती है। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तंत्र की आंतरिक ऊर्जा उस तंत्र के रासायनिक प्रकृति, उस तंत्र के ताप, उस तंत्र के दाब तथा उस तंत्र के आयतन पर निर्भर करती है। चूँकि तंत्र का ताप, दाब एवं आयतन ये तंत्र की अवस्था को निर्धारित करते हैं एवं रासायनिक संगठन ये तंत्र की अवस्था को निर्धारित करते हैं, अतः आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है। इट इज़ ए स्टेट फंक्शन। यह क्या है? यह एक अवस्था फलन है, यह एक स्टेट फंक्शन है, पथ फलन नहीं है, पाथ फंक्शन नहीं है। अवस्था फलन जो होते हैं वो तंत्र की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं और जो पथ फलन होते हैं वो तंत्र के अवस्था परिवर्तन के पथ पर निर्भर करते हैं। परंतु आंतरिक ऊर्जा कैसी फलन है? यह एक अवस्था फलन है, अर्थात यह इट इज़ अ स्टेट फंक्शन, यह अवस्था फलन है। इट्स एब्सोल्यूट value cannot be determined because it depends on many undetermined factors. इसका एब्सोल्यूट वैल्यू यानी इसका यथार्थ मान की हम गणना, परिशुद्ध मान की हम गणना नहीं कर सकते हैं। आंतरिक ऊर्जा के परिशुद्ध मान की गणना नहीं की जा सकती क्योंकि यह कितने ही अनिर्धारी कारकों पर निर्भर करती है। और वो अनिर्धारी कारक कौन कौन से हैं? उन अनिर्धारी कारकों में सर्वप्रथम आता है किसी भी अणु की संरचना, अर्थात अलग अलग अणुओं की अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक संरचना होगी। इलेक्ट्रॉनिक संरचना का मतलब उनका अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा डिफरेंट होगी। उन अणुओं का मोशन यानी अणुओं की गति भिन्न भिन्न होगी, गति पर निर्भर कर रही है आंतरिक ऊर्जा। गति
डिफरेंट होगी, उन अणुओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी चेंज होगी अर्थात परिवर्तित होती है, और अणुओं के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी जो है वो अनिर्धारित होगा, और उस अणु के अथवा परमाणु के न्यूक्लियर एवं इलेक्ट्रॉनिक इंटरैक्शन अर्थात नाभिकीय इलेक्ट्रॉनिक जो आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल हैं उन पर भी निर्भर करती है आंतरिक ऊर्जा का मान। तो यह आंतरिक ऊर्जा जो है यह कितने ही अनिर्धारित कारकों पर इसका मान निर्भर करता है, अतः इसके यथार्थ मान को अर्थात एब्सोल्यूट वैल्यू को हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? हम केवल आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी तंत्र के लिए अवस्था परिवर्तन के दौरान यदि तंत्र अवस्था में परिवर्तन करता है तो अवस्था परिवर्तन के दौरान तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। अतः हमेशा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ही ज्ञात किया जाता है, उसके यथार्थ मान की गणना हम नहीं करते हैं। अतः ऊष्मागतिकी में केवल आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को ज्ञात किया जा सकता है जो कि अवस्था परिवर्तन के दौरान होता है। अतः यदि प्रारंभिक अवस्था में इनिशियल स्टेट में तंत्र की आंतरिक ऊर्जा EA हो एवं अवस्था परिवर्तन के बाद अंतिम अवस्था में तंत्र की आंतरिक ऊर्जा कितनी हो, EB हो, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी अर्थात डेल्टा E विल बी इक्वल टू EB माइनस EA अर्थात E फाइनल माइनस E इनिशियल, यानी ऊर्जा का फाइनल मान एवं माइनस ऊर्जा का इनिशियल मान अर्थात प्रारंभिक मान। इन दोनों मानों के अंतर अर्थात डेल्टा E चेंज इन डेल्टा E चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरनल एनर्जी अर्थात आंतरिक ऊर्जा के लक्षण। सर्वप्रथम तो जो लक्षण है वो हमने अभी अभी पढ़ा था कि इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम अर्थात यह तंत्र की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर इसका मान निर्भर करता है अर्थात यह एक अवस्था फलन है। तंत्र के अवस्था परिवर्तन के पथ पर इसका मान बिल्कुल निर्भर नहीं करता है, अतः यह पथ फलन नहीं है, यह एक अवस्था फलन है, एक स्टेट फंक्शन है, क्योंकि इसका मान तंत्र की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। और दूसरी इसका कैरेक्टरिस्टिक दूसरा गुण, इसके मान में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन अर्थात आंतरिक ऊर्जा के मान में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन जिसे हम DE के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इट इज़ एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, यह एक यथातथ अवकलज है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम, इसका मान तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है अर्थात अगर पदार्थ ज़्यादा है तो आंतरिक ऊर्जा का मान भी अधिक होगा और यदि पदार्थ क्वांटिटी में कम है तो आंतरिक ऊर्जा का मान भी कम होगा। अतः यह एक कौन सी प्रॉपर्टी हुई, यह एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। एक्सटेंसिव यानी एक तो होते हैं विस्तीर्ण गुण, हाँ यह एक विस्तीर्ण गुण है, ठीक है। दूसरे गुण होते हैं गहन गुण जिनको कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं, परंतु आंतरिक ऊर्जा जो है यह एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है यानी विस्तीर्ण गुण है। इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू, इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है कांट बी डिटरमिन्ड, इसका मान यथार्थ मान कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, ओनली चेंज इन एनर्जी कैन बी डिटरमिन्ड, इसके यथार्थ मान की गणना हम नहीं कर सकते, उसको निर्धारित नहीं कर सकते, परंतु हम केवल आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को हम निर्धारित कर सकते हैं यानी मापा जा सकता है ना। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को माप सकते हैं और इट इज़ चेंज इन एनर्जी या डेल्टा E इज इक्वल टू E फाइनल माइनस E इनिशियल, यानी
अंतिम अवस्था में आंतरिक ऊर्जा माइनस प्रारंभिक अवस्था की आंतरिक ऊर्जा। इट्स साइक्लिक इंटीग्रल इज 0। इसके चक्रीय समाकलन का मान 0 के बराबर होता है। देखिए ये चक्रीय समाकलन का चिन्ह है, बीच में 0 और फिर इंटीग्रल, यानी एक साइकिल का इंटीग्रल अर्थात संपूर्ण चक्र में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जो होता है, किसी भी चक्रीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का मान हमेशा 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसके चक्रीय समाकलन का मान हमेशा 0 के बराबर होता है। चौथी प्रॉपर्टी, चौथा कैरेक्टरिस्टिक, इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। इसके यथार्थ मान की गणना नहीं कर सकते, अतः इसके साइक्लिक इंटीग्रल का मान 0 होता है। पांचवी प्रॉपर्टी, डेल्टा ई इज एन एल्जेब्रिक क्वांटिटी। यह एक बीजीय राशि है जिसको कि जोड़ा जा सकता है अर्थात ऐड किया जा सकता है, घटाया जा सकता है अर्थात सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है। यदि तंत्र ऊष्मा का अवशोषण करता है तो डेल्टा ई जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगी अर्थात आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हमेशा धनात्मक होगा। यदि तंत्र ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हमेशा नेगेटिव होगा अर्थात ऋणात्मक होगा। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, यह सारे कैरेक्टरिस्टिक आंतरिक ऊर्जा के हैं। हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।